हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई ट्यूटर चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोग फार्माकोडायनामिक्स स्टार्ट किए थे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स थे वो सारे फैक्टर कंप्लीट कर लिए थे। और एंटागोनिज्म का जो फैक्टर था फार्माकोडायनामिक्स वाले पार्ट में स्टूडेंट, वो हम लोग अब डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। यानी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एंटागोनिज्म का सिंपल सा मीन्स क्लियर किया था। क्या बताया था? एंटागोनिज्म का मतलब हुआ था कि जब दो मॉलिक्यूल्स और वी कैन ऑल्सो से जब दो ड्रग्स और दो मेडिसिन एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, यानी अगर आपने कॉन्करेंटली दोनों ड्रग को, कॉन्करेंटली मींस दोनों ड्रग को एक साथ अगर बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किए हैं, यानी एक साथ बॉडी में दोनों ड्रग को अगर आपने लिए हैं, इनटेक किया है या किसी पेशेंट को आपने दिए हैं और वो दोनों ड्रग एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहिबिट करता हो, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या करता हो? इनहिबिट करता हो, यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टी को सप्रेस करता हो, रिड्यूस करता हो, तो एक्चुअली वही क्या कहलाता है? एंटागोनिज्म कहलाता है। इज दिस क्लियर? इट मींस एक सिंपल सा नॉर्म्स है कि हमने अभी सिनर्जिज्म पढ़ा था, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एडिटिव इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि दो ड्रग मिल गए और दोनों एक दूसरे को क्या कर दे, जैसे मान के चलो एक की पोटेंसी 25, दूसरे की पोटेंसी 25, तो दोनों साथ में आएंगे तो 50 हमें पोटेंसी मिली। इनकेस ऐसा एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको। और सिनर्जिस्ट इफेक्ट क्या था कि एक ड्रग की 25 है पोटेंसी, दूसरे की भी 25 पोटेंसी है, लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं तो 50 के बजाय ये 100, 150 या मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, पोटेंसी को इंक्रीज करते हैं। वो सिनर्जिस्ट ड्रग होते हैं, यानी कि सिनर्जिज्म इफेक्ट शो करते हैं। यानी कॉन्करेंटली जब दोनों ड्रग को यूज किया गया, एक साथ जब दोनों ड्रग को यूज किया गया तो दोनों ड्रग ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहांस किया, वो क्या कहलाता है? सिनर्जिज्म कहलाता है। अब एंटागोनिज्म क्या है? दो ड्रग जब हम एक दूसरे के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो वो दोनों ड्रग एक दूसरे का इफेक्ट को कम करता है, यानी पोटेंसी को कम करता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और थेराप्यूटिकल इफेक्ट को कम करता है। उस ड्रग को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? एंटागोनिज्म कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंटागोनिज्म का मतलब क्या है। अब ये एंटागोनिज्म में अलग अलग टाइप्स हैं, यानी अलग अलग आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, जिस एग्जांपल्स के थ्रू हम क्या करेंगे? एंटागोनिज्म्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट आएंगे फार्माकोडायनामिक्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि इस वाली क्लास में, यानी आज वाली क्लास में हम फार्माकोडायनामिक्स वाला जो पोर्शन है आपका, ये चैप्टर 1 का, वो हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट? कंप्लीट कर लेंगे, है ना। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज वाले सेगमेंट में फार्माकोडायनामिक्स वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आते हैं तो टॉपिक्स पे जी। टॉपिक्स क्या है? केमिकल एंटागोनिज्म, यानी अपन एंटागोनिज्म के अंदर में अलग अलग एंटागोनिज्म को क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट एंटागोनिज्म है स्टूडेंट केमिकल एंटागोनिज्म। द टू ड्रग्स रिएक्ट केमिकली एंड फॉर्म एन इनएक्टिव प्रोडक्ट, यानी दो ड्रग एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट कैसा बन गया? इनएक्टिव। यानी जो प्रोडक्ट एक्टिव फॉर्म में था उस प्रोडक्ट के साथ कोई केमिकल आकर के रिएक्ट कर गया और प्रोडक्ट को क्या बना दिया स्टूडेंट? इनएक्टिव बना दिया। उस टाइप ऑफ रिएक्शंस को या उस टाइप ऑफ एंटागोनिज्म्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल एंटागोनिज्म। इज दिस क्लियर? एंटागोनिज्म का मतलब है अगेंस्ट वर्क करना, ठीक है। एगोनिस्ट का मतलब होता है सपोर्ट में काम करना, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट वर्क करना। क्लियर? तो यहां पर क्या करा, जैसे एग्जांपल है जी कि पोटासियम यानी KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड अल्कलॉइड। अगर KMnO4 को, यानी पोटासियम पर मैग्नेट, आई थिंक इसका ये होगा फॉर्मूला होगा, एक बार आप इसको करेक्ट कर लेना, मैं इसको KMnO4 ही बोलता हूं, है ना। तो KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड अल्कलॉइड्स, है ना, यानी कि अल्कलॉइड्स के केस में, यानी अल्कलॉइड अगर मेडिसिन है, बेसिकली फार्माकोगनोसी में आपने पढ़ा होगा अल्कलॉइड्स को, तो सोर्स ऑफ ड्रग हैं जो हमारी बॉडीज में डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर या डिजीज को क्योर करने के लिए यूज होते हैं। तो अल्कलॉइड्स को ये ऑक्सीडाइज करता है, कौन? KMnO4। और कहां पर यूज होता है? तो यूज फॉर गैस्ट्रिक लवाज इन पॉइजनिंग। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि पॉइजनिंग के केस में हम एक चारकोल यूज करते हैं। चारकोल क्या है? तो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर अपना एक्शन देता है। मैंने आपको बताया था कि स्टमक में ड्रग को क्या कर लिया? उसने एब्जॉर्ब कर लिया। चारकोल की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? याद कीजिए, मैंने आप सभी को बताया था। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं।
मैंने क्लियर किया था कि चारकोल क्या होते हैं, तो चारकोल जो होते हैं एडजॉर्प्टिव नेचर के होते हैं, और पॉइजनिंग के केस में यानी किसी ने अगर पॉइजन खा लिया हो तो चारकोल को जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं स्टूडेंट, तो वो चारकोल उनके स्टमक या इंटेस्टाइन वाले रीजन से सारे पॉइजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद उनको एमेसिस करवाते हैं यानी वॉमिटिंग करवा करके चारकोल के साथ वो सारे पॉइजन बाहर कर देते हैं। अब कुछ पार्ट उसमें बचा हुआ ना रह जाए इसके लिए हम क्या करवाते हैं, गैस्ट्रिक लवाज करवाते हैं। गैस्ट्रिक लवाज से सारी चीजें क्या हो जाती है और क्लीन हो जाती है। तो गैस्ट्रिक लवाज में कौन यूज होता है कि अगर अल्कलॉइड को KMnO4 के साथ आपने दे दिया तो ये वर्क करता है एज ए गैस्ट्रिक लवाइज। क्लियर हो गया। लेकिन एक दूसरे को देखिए यहां पर क्या है, ऑक्सीडाइज्ड अल्कलॉइड यानी गैस्ट्रिक लवाइज पॉइजनिंग में यूज हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को एंटागोनिस्ट कर रहे हैं, अल्कलॉइड को ऑक्सीडाइज्ड कर रहे हैं यानी अल्कलॉइड्स की प्रॉपर्टी को इनहिबिट कर रहे हैं। भले ही इनके बदले में हमें होता है ना कि कभी कभी गलत चीजों के कारण भी हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाता है, जैसे बैक्टीरिया को खा रहा है तो हमारे लिए तो बेनिफिट्स है ना, ये चीजें समझ में आ गया। बैक्टीरियोफाज वायरस है जो बैक्टीरिया को खा रहा है यानी वो वायरस बैक्टीरिया को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे लिए तो बेनिफिट्स है। क्लियर हुआ। तो ये यहां पर हो गया केमिकल एंटागोनिज्म। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। अब यहां पे वर्ड ही है जी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मींस क्या होता है स्टूडेंट, कंपटीशन होना। ऑब्वियस आप भी एक कॉम्पिटिशंस की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशंस एज लाइक अ कॉम्पिटिशंस है जहां पर आपको क्या करना है, इस एग्जाम को क्रैक करना है ताकि आपको आने वाले टाइम पे जो भी स्पेक्ट के लिए आप डी फार्मा किए थे वो आपको फुलफिल हो जाए, यही है। अब यहां पर है जी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव होता क्या, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मैक्सिमम ऑफ द ड्रग यानी मोर देन 95% ऑफ द जो ड्रग होते हैं स्टूडेंट वो बेसिकली क्या करते हैं, या तो किसी रिसेप्टर पे जाकर के काम करते हैं यानी रिसेप्टर पे बाइंड करके जाकर के अपना एक्शन देते हैं, या तो वो ड्रग क्या करते हैं तो वो एंजाइम्स के थ्रू एक्शन देते हैं। तो यहां पर एक एंजाइम कंसीडर कीजिए कि सपोज दैट दिस वन इज एंजाइम, ये आपका क्या है स्टूडेंट, एंजाइम है, और इस साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। एंजाइम पे वो साइट जहां पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। अब सपोज दैट कि यहां पर एक मान लो ड्रग है और एक सबस्ट्रेट है, दोनों बाइंड किया तो यहां पे सबस्ट्रेट जाकर के बाइंड कर रहा है और ड्रग भी यहां पर जाकर के बाइंड कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या होगा स्टूडेंट, तो यहां पर होगा स्टूडेंट कंपटीशन। यहां पर क्या होगा, कंपटीशन। किनके बीच में कंपटीशन हुआ, तो ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में या दो सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन हुआ, और जो यहां पर बाइंड कर गया वही आगे आपको प्रोडक्ट में दिखाई देगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यानी कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे दो मॉलिक्यूल के बीच में, टू सबस्ट्रेट के बीच में या टू सबस्टेंस के बीच में या टू ड्रग्स के बीच में, टू कंपाउंड्स के बीच में क्या होते हैं, कंपटीशन होता है कि उस पार्टिकुलर एंजाइम के एक्टिव साइट पे कौन जाकर के बाइंड करेगा। इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यानी फार्माकोलॉजी अगर आपने पहले पढ़े होंगे कॉलेज वगैरह में तो आपको मालूम होगा कि फार्माकोलॉजी में कभी कभी ड्रग्स में आपको आता होगा कि ये ड्रग जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, कुछ ड्रग जो होते हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बात की जाए तो वहां पर भी कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग आपको देखने को मिल जाएंगे। सल्फोनामाइड कैटेगरी में कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग आपको मिल जाएंगे। यानी कि कॉम्पिटिटिव का मतलब हुआ कि ड्रग एंजाइम पे बाइंड तो किया लेकिन वहां पे कॉम्पिटिशन के थ्रू किया, यानी यहां पर एक कॉम्पिटिशन हुआ कि एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करेगा, जो एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा वही आगे जाकर के प्रोडक्ट बनाएगा, और जिसका प्रोडक्ट बनेगा इट मींस वही अपना क्या करेगा, एक्शन देगा। तो ये हुआ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी एक होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पे लेकर के आऊंगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है स्टूडेंट, तो सपोज दैट कि दिस वन इज एंजाइम, ये एंजाइम है जी, ये आपका क्या है स्टूडेंट, तो दिस वन इज एंजाइम, जैसे कॉम्पिटिटिव में था। और यहां पर भी दो प्रोडक्ट है, एक मान के चलो आपका ड्रग है जी और एक प्रोडक्ट आपका क्या है, सबस्ट्रेट है। क्लियर। अब यहां पर ये आपका कौन सा है स्टूडेंट, तो दिस वन इज एक्टिव साइट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट का मतलब वो होता है वो साइट जहां पर कोई चीजें जाकर के बाइंड करे एंजाइम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्टिव साइट कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर एंजाइम के एक्टिव साइट पे ना जाकर के ये जो ड्रग है यानी सबस्ट्रेट को यहां पर बाइंड होने देगा, लेकिन ये ड्रग कहां पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, तो ये कंपटीशन नहीं करेगा सबस्ट्रेट के साथ, ये दूसरे साइट पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, और उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट।
क्या कहते हैं स्टूडेंट? एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। अब एलोस्टेरिक यानी ये जो ड्रग है ये अब एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के बाइंड किया और आगे जाकर के क्या बना लिया? अपना प्रोडक्ट बना लिया। तो बताइए यहां पर कंपटीशन हुआ क्या? ये सबस्टेंस और ड्रग के बीच में कोई कंपटीशन आपको देखने को मिला? तो नो, यहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं हुआ, यानी ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिला। यहां पर ड्रग जो है या ड्रग के बदले हम प्रोडक्ट भी सबस्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल्स जो है, एक मॉलिक्यूल ने एंजाइम्स के एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के बाइंड किया और वहां पे बाइंड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया बगैर कॉम्पिटिशंस के। ठीक है, तो दो तरह का यहां पर एंटागोनिज्म हुआ, यानी इस सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने दिया, अगर ये एलोस्टेरिक पे जाके बाइंड किया तो इस सबस्ट्रेट के लिए तो ये एंटागोनिज्म प्रॉपर्टी शो किया, इस सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट को बनने नहीं दिया, यानी उसके अगेंस्ट वर्क कौन किया? ये ड्रग ने काम किया। आया समझ में? तो दो तरह का यहां पर आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मिलेंगे, यानी ये एंटागोनिज्म का ही पार्ट है, यानी ये दो सबस्ट्रेट में फाइट हुआ, एक में कंपटीशन डायरेक्ट हुआ और दूसरे को क्या कर दिया? इन्होंने इनहिबिट कर दिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया। सेकंड में क्या किया? उन्होंने कंपटीशन ना करके पीछे से जाकर के एंटर कर गए और इनके प्रोडक्ट को बनाने नहीं दिया। इज दिस क्लियर? ये है आपका कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव यानी नॉन कॉम्पिटिटिव यानी इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म्स के बारे में। अब इसके देखिए थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिज्म? इन दिस बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है जो प्रमोट करे, जैसे मान के चलो हार्ट रेट हमारी 72 है, हमने ऐसा मेडिसिन लिया जो हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, 72 से 74, 75, 70 या 80, 85 या 90 कर रहा है, यानी ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारे हार्ट पे एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो किया, यानी एज अ एगोनिस्ट काम किया, यानी उसकी पोटेंसी को बढ़ाना। जो उसकी पोटेंसी, जैसे मान के चलो HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो रहा है स्टूडेंट? प्रोडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो ड्रग जो HCl के प्रोडक्शन को और इंक्रीज करे तो वो क्या कहलाएगा? उस HCl के लिए वो हो जाएगा एगोनिस्ट। ठीक है, और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, यानी एंटागोनाइज करना, यानी अगेंस्ट वर्क करना, यानी हार्ट रेट 72 है, हार्ट रेट को कम करे, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा ड्रग जो हार्ट रेट को 72 से कम करे, तो ये क्या हो गया? हार्ट रेट के अगेंस्ट में जाके काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट हो जाएगा। आ गया समझ में पॉइंट? यानी जैसे मानकर चलो जो जिस काम को पोटेंसी प्रोवाइड कर रहा है, जो जिस काम को, जैसे मान के चलो आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई जीडीसी ट्यूटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कर रहा है? आपका फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन करवा रहा है, इसकी प्रिपरेशन करवा रहा है ना? तो आपके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, वो भी पढ़ रहा है और आप भी पढ़ रहे हो, तो आपके फ्रेंड ने आपको एज ए एगोनिस्ट काम किया, यानी आपके जो नॉलेज को है वो इंप्रूव करने के लिए जीडीसी का लिंक प्रोवाइड किया, जीडीसी के बारे में आपको बताया। तो यहां पर आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया कि ये जो ड्रग है ये आपका क्या कर दिया स्टूडेंट? एज आपके फ्रेंड जो है वो एज ए एगोनिस्ट वर्क करना शुरू कर दिया। यहां पर ये पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट जो आएगा वो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब वो फ्रेंड जो आपके अगेंस्ट वर्क करता हो। कैसे वर्क करता हो? आपके अगेंस्ट वर्क करता हो, यानी कि आपके बारे में उनको मालूम है कि भाई ये डी फार्मा कर चुका है, इसको फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन पास भी करना जरूरी है, लेकिन आपको जीडीसी के बारे में नहीं बताया, तो वो आपके नॉलेज को जो कम कर रहा है वो क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्टिक। और जो आपके नॉलेज को इंप्रूव कर रहा है वो हो जाएगा एगोनिस्टिक। मिला जुला के कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि जो प्रॉपर्टीज को इनहांस करे, बढ़ाए, इंप्रूव करे, दैट इज एगोनिस्ट, और जो प्रॉपर्टीज को कम करे, रिड्यूस करे, डिक्रीज करे, डिक्लाइन करे, वो क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट। इज दिस क्लियर? आई होप आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का सिंपल मतलब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। क्या कर रहा है? इन दिस बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड रिवर्सिबली टू द सेम साइट ऑन रिसेप्टर। एक ही रिसेप्टर के एक ही साइट पे दोनों एगोनिस्ट भी और एंटागोनिस्ट भी, यानी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का मतलब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट? तो सपोज दैट कि ये एक रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर के इस साइट पर दोनों चीजें, यानी एगोनिस्ट यानी जो इसको प्रमोट करने वाला था और एंटागोनिस्ट, ये दोनों एक ही साइट पे क्या करेगा स्टूडेंट? तो दोनों एक ही साइट पे आकर के क्या करेगा? बाइंड करेगा। क्लियर? तो वही कह रहा है कि एक ही साइट पे क्या करेगा? सेम साइट पे आकर के बाइंड करेगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एंटागोनिज्म कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट।
यानी अगर इस केस में एंटागोनिस्ट जैसे मानकर चलो, तो अगर हम एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो एंटागोनिस्ट की प्रॉपर्टी रिड्यूस होगी, कम होगी। यहां पर यह करा क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन। अब एगोनिस्ट अगर ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस इसको क्या कर देगा, इसको दबा देगा ना। आप ही मान के चलो कि आपकी पावर बढ़ गई, आपके लोग ज्यादा है, तो ऑब्वियस आप किसी को भी क्या कर सकते हो, मात दे सकते हो, यानी कि उसको हरा सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि एगोनिस्ट यहां पे बढ़ गया तो एंटागोनिस्ट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी। यहां पर यह पॉइंट है। एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है जी, जैसे एसिटाइल कोलिन एंड एट्रोपिन कंपीट ईच अदर एट रिसेप्टर साइट। यानी एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन और एसिटाइल कोलिन एक ही रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए कंपीट करते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है जी किसका, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का। देखिए यहां पर एक छोटा सा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी दिया गया है। क्या है, तो ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, ठीक है, एक इनहिबिटर है I4 इनहिबिटर और एक क्या है आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब ये एंजाइम पर ये आपका क्या है, एक्टिव साइट है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, बाइंड ओनली इन ई, यानी फ्री ओनली ई साइट पे एंजाइम पे जाकर के बाइंड किया एक्टिव साइट पे। अब क्या बन गया, क्या जुड़ गया भाई, तो यहां पे सबस्ट्रेट आकर के जुड़ गया और सबस्ट्रेट आकर के क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। कौन हुआ, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आकर के कॉम्प्लेक्स हो गया, इनहिबिटरी एक्शन यहां पर नहीं मिला, ठीक है। क्या बना दिया भाई, तो यहां पर प्रोडक्ट बना दिया। तो मैंने आपको बताया ना कि एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग हो गया। तो यहां पर यही कहना चाह रहा है कि एगोनिस्ट क्या, यानी सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी यानी कि आई इनहिबिटरी प्रॉपर्टी को हम एंटागोनिस्ट कर रहे हैं, इनहिबिटरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब है नॉन कॉम्पिटिटिव, मैंने बताया था कि अदर साइट पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, यानी वो कंपीट नहीं करेगा, कोई कंपटीशन नहीं करेगा, वो अलग साइट पे जाकर के बाइंड होकर के क्या कर देगा, अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो वही है जी, इरिवर्सिबल होता है। क्या है, द एंटागोनिस्ट बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑन द रिसेप्टर। यहां पर एंटागोनिस्ट कंपटीशन ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई उन्होंने क्या देखा कि एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एगोनिस्ट का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है वहां पर, तो वहां पर एगोनिस्ट जो है वो एंटागोनिस्ट को दबा देता है, एंटागोनिस्ट को हरा देता है, एंटागोनिस्ट को बाइंड ही नहीं होने देता है। इस बार एंटागोनिस्ट ने दिमाग लगा दिया कि भैया हम वहां पर नहीं, हम तो अलग साइड पे जाकर के बाइंड करेंगे, हम तुमसे कोई कंपटीशन नहीं करेंगे, लेकिन बेटा हम अंदर से घुस जाएंगे और वहां पर तुमको देख लेंगे, वहां पर तुम्हें आगे काम नहीं करने देंगे, यानी वहां पर तुम्हें प्रोडक्ट बनाने नहीं देंगे। तो ये हो गया इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इरिवर्सिबल है यानी अलग नहीं हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव है यानी यहां पर कोई कंपटीशन नहीं हुआ। और ये आप यकीन माने जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं स्टूडेंट, यानी नॉन कॉम्पिटिटिव जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई दो ड्रग है, कॉम्पिटिटिव ड्रग है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटरी ड्रग है, तो उनमें से कौन से ड्रग अच्छे होते हैं, तो आपका आंसर होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्लियर, क्योंकि यहां पर इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस होने, रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होने, रेट फ्लक्चुएट या तो कुछ यहां पर क्राइटेरिया चेंज नहीं होना है। तो वही कह रहा था एंटागोनिस्ट बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑन द रिसेप्टर एंड प्रिवेंट द एगोनिस्ट फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर। और एगोनिस्ट को प्रिवेंट ही कर दिया जी, रोक दिया कि भैया आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, हम अंदर आकर के बाइंड कर चुके हैं, हम इस साइट पर आकर के बाइंड कर चुके हैं, अब आपका कोई काम नहीं है, अब केवल हम अपना काम करेंगे, तुम्हें अपना काम नहीं होने देंगे। क्लियर हो गया, यानी मान के चलो एक इंपल्स जनरेट हुआ हार्ट में और वो इंपल्स जाकर के कह रहा है कि भैया हार्ट रेट बढ़ाइए, और हार्ट रेट बढ़ने के कारण हमें हाइपरटेंशन हो गया, यानी बीपी हमारी बढ़ गई, हमने ड्रग लिया और हमने उस रिसेप्टर पे पीछे से जाकर के ड्रग को बाइंड करवा दिया। अब जो इंपल्स यानी जो मैसेज इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है कि हार्ट रेट को बढ़ाइए, उस मैसेज को हम बाइंड ही नहीं होने देंगे, हम उस पे आने ही नहीं देंगे, ना वो मैसेज आएगा, ना वो बाइंड करेगा, और ना ही हमारे रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, और ना हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा और हमारी बीपी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा। धीरे धीरे आपको चीजों को समझना है। फार्माकोलॉजी थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं इन चीजों को, एक एक वर्ड पे जब हम कमांड बना करके चलते हैं, जो फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, ये अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ करके वहां पर क्लास अटेंड करेंगे, अलग अलग टॉपिक
टॉपिक्स को। नो डाउट स्टूडेंट फार्माकोलॉजी आपको बहुत समझ में आएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन सब्जेक्ट है जी। फार्मेसी का मेन सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, और हम कर क्या रहे हैं, तो ड्रग्स की ही तो स्टडी करने के लिए फार्मेसी में आए हैं, और उस ड्रग्स की स्टडी करना ही क्या है, फार्माकोलॉजी है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहा हूं, नो डाउट आप मुझे फॉलो करते रहिए, आने वाले टाइम पे आपको फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन सारे कॉन्सेप्ट को, यानी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनामिक्स है, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में पूछूंगा और बाद में मैं बताऊंगा जब दूसरे चैप्टर से कोरिलेट करूंगा कि देखो बेटा यहां पर ऐसे चल रहा था, देखो बेटा यहां पर ऐसे चल रहा था, ये चीजें वहां पर चल रही थी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो इन चीजों पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। अब आते हैं एग्जांपल, जैसे है ब्लॉकेड ऑफ एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है ना। ए का मतलब है यहां पर अल्फा, स्टूडेंट है ना, याद रखेंगे। ए का मतलब यहां पर क्या है भाई, तो ए का यहां पर सिंपल मींस है अल्फा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अल्फा। अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की बात हो रही है। क्लियर? किसकी बात हो रही है? अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की। तो ब्लॉकेड बाय अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर फिनॉक्सीबेंजामिन कैन नॉट बी ओवरकम्ड बाय अल्फा एगोनिस्ट नॉर एड्रेनालिन। अब नॉर एड्रेनालिन अल्फा एगोनिस्ट है जो अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। एगोनिस्ट का मतलब स्टिमुलेट करना, पोटेंशिएट करना और एनर्जी देना। लेकिन जब फिनॉक्सीबेंजामिन उस पे बाइंड कर गया एक बार, क्योंकि वो कैसा है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो एड्रेनालिन यानी जो नॉर एड्रेनालिन है वो अपना एक्शन दे ही नहीं पाएगा। फिर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी स्टूडेंट। देखिए मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। सपोज दैट ये एक रिसेप्टर है, ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर का नाम है अल्फा रिसेप्टर, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्या है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि इसके एगोनिस्ट हैं जी, इसके एगोनिस्ट हैं। एगोनिस्ट इसके कौन है, तो नॉर एड्रीनालिन। नॉर एड्रीनालिन इसके क्या है स्टूडेंट, एगोनिस्ट हैं, और इसके एंटागोनिस्ट भी हैं। एंटागोनिस्ट इसका क्या है, तो फिनॉक्सीबेंजामिन। कौन है स्टूडेंट, तो इसका एंटागोनिस्ट है फिनॉक्सीबेंजामिन, जो यहां पर एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, फिनॉक्सीबेंजामिन। अब देखिए एगोनिस्ट क्या करेगा, तो आपको मैंने बताया कि एगोनिस्ट पोटेंसी को प्रमोट करेगा। यानी अगर ये नॉर एड्रेनालिन यहां पे बाइंड करता है, अगर नॉर एड्रेनालिन यहां पर आता है, तो यहां पर इस रिसेप्टर को ये क्या करेगा भाई, तो इस रिसेप्टर को पोटेंशिएट करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और अगर फिनॉक्सीबेंजामिन यहां पर आकर के बाइंड करता है स्टूडेंट, तो यही फिनॉक्सीबेंजामिन इस रिसेप्टर को क्या करेगा, यानी कि अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को कम करेगा, डिक्रीज करेगा इसकी प्रॉपर्टी को। अब कह रहा है कि फिनॉक्सीबेंजामिन जो बाइंड करता है वो कैसे करता है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव। अब नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, ये फाइट नहीं करेगा जी, ये पीछे से जाकर के बाइंड कर गया। अब नॉर एड्रीनालिन आएगा तो भी ये बाइंड नहीं कर पाएगा। अब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो क्या एंटागोनिस्ट क्या करेगा, रिसेप्टर को हमेशा डिक्रीज करते जाएगा, यानी स्टिमुलेटरी एक्शन वहां पर नहीं मिला। तो यहां पर क्या हुआ, दो ड्रग गया, एक ड्रग ने दूसरे ड्रग के एक्शन को कम कर दिया, यानी एड्रीनालिन का जो काम था, नॉर एड्रीनालिन के काम था, उसको ये एंटागोनाइज कर दिया। इसने कहा कि भैया हम तुमको काम नहीं करने देंगे, बात है क्लियर, मैं जाकर के बाइंड किया, अब तुम अपना काम नहीं कर सकते। दैट इज एंटागोनिस्ट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और इस टाइप ऑफ, यानी अगर इन दोनों में कंपटीशन नहीं हुआ हो, यानी कि 100% एंटागोनिस्ट जाकर के बाइंड किया, तो अब एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पाएगा, उसको हम कहते हैं आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और अगर दोनों में फाइट होता है, दोनों में कंपटीशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक ड्रॉबैक क्या है जी, कि अगर एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सुनना अच्छे से, अगर एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वहां पर एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी, यानी एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी ही वहां पर शो होगा। एगोनिस्टिक का मतलब पोटेंशिएट करना, इंप्रूव करना, बढ़ाना, और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है डिक्रीज करना, कम करना, रिड्यूस करना। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। यहां पर एग्जांपल भी दिया गया है भाई, देखिए यहां पर ये इसके थ्रू बताया गया है कि भाई यहां पे ड्रग जो है ये अलग साइट पे आकर के इनहिबिटरी जो है, यानी कि इनहिबिटरी जो है आपका अलग साइट पे जाकर के बाइंड कर गया, इस साइट पे बाइंड नहीं किया। जबकि पिछले डायग्राम में आपने देखा होगा कि वो कहां पे जाकर के बाइंड करते हैं भाई, तो वो आपके बाइंड करते हैं कहां पर, तो इस वाले साइट पे बाइंड करते हैं। ठीक है, जबकि इस वाले में आप क्या देख रहे हो कि ये यहां पर बाइंड नहीं करके कहां पे बाइंड किया है, तो अलग साइट पे आकर के क्या किया है, यहां पर आकर के बाइंड किया है।
और अगर यहाँ पे बाइंड कर गया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन बनाएगा, ये करेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये वाला एक डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पर कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, यानी एक हो गया कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म यानी रिवर्सिबल, एक था रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि एगोनिस्ट की प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज होगी, अगर किसी को डाउट है कि रिवर्सिबल क्यों सर, तो रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि अगर एगोनिस्ट की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक वो कंडीशन चेंज हो जाएगा, यानी एंटागोनिस्ट अपना काम ना करके अब एगोनिस्ट अपना काम करना शुरू कर देगा, इसलिए वो रिवर्सिबल है। और ये इरिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि यहां पर वो प्रॉपर्टी क्या है, वापस नहीं आ सकती, यानी एंटागोनिस्ट ही अपना एक्शन शो करेगा, एगोनिस्ट काम नहीं कर पाएगा चाहे कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का मतलब क्या है, द टू ड्रग एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। अब इस बार दोनों ड्रग अलग अलग रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं जी, एक रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रहे हैं, अब रिसेप्टर ही चेंज कर दिया। पहला कंडीशन क्या था, एक रिसेप्टर के एक ही साइट पे कंपटीशन हो रही है। सेकेंड कंडीशन क्या था कि एक रिसेप्टर के दो अलग अलग साइट पे ये हुआ, बगैर कंपटीशन के अलग साइट पे जाके बाइंड कर गया। थर्ड जो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म इसमें कह रहे हैं कि दो अलग अलग रिसेप्टर ही है, ये दोनों ड्रग अलग अलग रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है, एगोनिस्ट अलग रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, एंटागोनिस्ट अलग रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो यहां पर देखिए द टू ड्रग एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर और बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू बाइंड करेगा। क्लियर, बट हैव अपोजिट ओवर अफेक्ट, अपोजिट ओवर अफेक्ट ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन। लेकिन एक ही रिसेप्टर पे दो अलग रिसेप्टर पे बाइंड किया है, दोनों जो है डिफरेंट मैकेनिज्म है लेकिन एक दूसरे का अपोजिट एक्शन दे रहा है। जैसे कि है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे हिस्टामिन एंड एड्रीनलिन ऑन ब्रोंकियल मसल्स एंड ऑन बीपी। अब जैसे देखिए एड्रीनलिन अगर बीपी की बात की जाए तो बीपी हमारा यानी ब्लड प्रेशर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है कि प्रेशर जनरेटेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स। क्लियर, दैट इज द ब्लड प्रेशर, यानी जो प्रेशर है जनरेट करता है ब्लड कहां पर, तो ब्लड वेसल्स के अंदर में, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हिस्टामिन ब्लड प्रेशर को कम करता है, एड्रीनलिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। एक ही फिजियोलॉजिकल फंक्शन है लेकिन एड्रीनलिन का अपना रिसेप्टर है जी, अल्फा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर है, हिस्टामिन का अपना रिसेप्टर है, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है। तो देखिए दोनों का रिसेप्टर अलग हो गया लेकिन एक ही फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन यहां पर क्या है, तो ब्लड प्रेशर। तो एक ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, एक ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। आगे समझ में, यानी एक दूसरे का अपोजिट एक्शन दे दिया, एंटागोनिस्टिक। सेकंड यहां पर दिया गया है ब्रोंकियल मसल्स पे। अब हिस्टामिन ब्रोंकियल मसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। हिस्टामिन ब्रोंकियल मसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी उसको नैरो करता है, जबकि एड्रीनलिन ब्रोंकोडायलेक्टर एक्शन देता है, यानी कि ब्रोंकाई पे वो क्या करता है, उसको फैलाता है, डायलेट करता है, उसको ब्रॉड करता है। क्लियर हो गया। तो देखिए एड्रीनलिन का अपना रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे ये डिटेल में। रिसेप्टर बार बार आ रहे होंगे बच्चे, आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये रिसेप्टर क्या होता है, कहां से ये कॉन्सेप्ट में, नो डाउट मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपके डाउट भी जायज है। ये सारे टॉपिक्स आएंगे जब इसके बाद हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें, तो उसमें मैं रिसेप्टर वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अच्छे से। ठीक है, अभी बस समझना कि एक एड्रीनलिन एजेंट है, सपोज दैट एजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर है, कुछ भी आप कंसीडर कीजिए। वो एड्रीनलिन क्या कर रहा है, तो ब्रोंकाई पे उनके रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर, अब उस रिसेप्टर के थ्रू ब्रोंकाई को डायलेट कर रहा है, यानी फैला रहा है, यानी अस्थमा में ये यूज होता है, मैं बाद में इसको कनेक्ट करूंगा। और एक वहां पर हिस्टामिन जो है, वो हिस्टामिन का अपना रिसेप्टर है ब्रोंकाई पे, H1 H2 H3 अपना रिसेप्टर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो देखिए दो अलग अलग एजेंट है, एक डायलेट कर रहा है, एक कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी एक दूसरे का अपोजिट एक्शन दे रहा है। क्या एक दूसरे के क्या कर रहा है, अपोजिट एक्शन दे रहा है, हाँ या ना, एक दूसरे के क्या कर रहा है, वो अपोजिट एक्शन दे रहा है। अब अपोजिट एक्शन अगर दे रहा है स्टूडेंट, इट मींस ये क्या है, लेकिन रिसेप्टर दोनों के अलग है। तो फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शंस बाय एक दूसरे का अपोजिट एक्शन है, यानी आप बढ़ाओगे हम कम करेंगे, या हम कम कर रहे हैं तो आप बढ़ाओगे। आगे समझ में, यानी फिजियोलॉजी के बेस पर अगर हम देखें, फिजियोलॉजिकल वाइज हम देखें, तो वो एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं, अगेंस्ट वर्क करते हैं। दैट इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ठीक है, तो
कंप्लीट हो रहा है आपको। मेरा बस ये कहना है स्टूडेंट कि इन वर्ड पे कमांड बनाइए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, या कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होता है, या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या होता है। इन वर्ड पे इन पे आपको क्या करना है, बेसिकली कमांड बनाना है स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द ड्रग टॉलरेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ड्रग टॉलरेंस, यानी फैक्टर पे हम लोग थे। ये एंटागोनिज्म वाला फैक्टर था स्टूडेंट। ये कौन सा फैक्टर था, तो एंटागोनिज्म वाला फैक्टर था। अब हम लोग आते हैं ड्रग टॉलरेंस पे। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग देखते होंगे जनरली आप लोग फ्रेंड सर्कल में बोलते होंगे कि देखो भाई नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट टॉलरेट, है ना। यानी टॉलरेट या आई विल नॉट टॉलरेट, इसका मतलब मैं आगे से बर्दाश्त नहीं करूंगा। यानी टॉलरेट का सिंपल मीन्स क्या होता है, बर्दाश्त करना, सहन करना, ठीक है। तो टॉलरेट से ही टॉलरेंस वर्ड किया गया। ड्रग टॉलरेंस यानी इसका मतलब है कि आप मेडिसिन तो खाओगे भैया, लेकिन वो मेडिसिन आपकी बॉडी में कोई काम नहीं करेगा जिस पर्पस के लिए। यानी मान के चलो हम नींद की गोली खा रहे हैं, बरसों से नींद की गोली खा रहे हैं, और नींद की गोली खा करके हम सो जाते हैं। 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 12 साल 15 साल के बाद हम नींद की गोली तो खाएंगे, लेकिन हमें नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी ने उस डोज को टॉलरेट कर लिया कि आप भाई डेली आप मेडिसिन दे रहे हो, तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया, अब हम आपको नींद नहीं लाएंगे। जैसे देखते हो, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो घर पे हम लोग रहते हैं, आप लोग घर पे रहते हो, बढ़िया फैन में रहते हो, कूलर में रहते होगे, या एसी में रहते होगे, ठीक है। अब आप सडन एक दिन क्रिकेट खेलने चले जाओ दोपहर में, यानी कि बिल्कुल टेम्परेचर 45 का अराउंड है या 40 का अराउंड टेम्परेचर है। मैक्सिमम देखते होगे बच्चे लोग करते हैं काम भी, मजदूर लोग काम भी करते हैं खेतों में, किसान लोग भी काम करते हैं उस टेम्परेचर पे। आप सडन चले जाओ, जो कभी आप गए नहीं हो, तो आपको बहुत इरिटेशन होगी, स्किन डार्क हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। लेकिन आप डेली जाओगे तो बॉडी फिर उस सनलाइट के टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा, है ना, कि भैया ये तो डेली आ रहा है, तो हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर लेगा कि ठीक है। फिर आपको ईचिंग नहीं होगी, आपको सनलाइट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, आपकी स्किन पे कोई पैचेस नहीं आएंगे, ना ही आपको स्किन जो डल होगा या तो डार्क होगा। आगे समझ में, यानी यहां पर क्या कर लिया, तो सनलाइट या उस टेम्परेचर को बॉडी ने टॉलरेट कर लिया कि भैया अब हम एडजस्ट हो गए। तो यहां पर टॉलरेट का सिंपल मीन्स यही है स्टूडेंट। टॉलरेंस सिंपल मीन्स यहां पर यही है कि बॉडी ने उस चीज को क्या कर लिया है, टॉलरेट कर लिया है। अब ड्रग टॉलरेंस पे आते हैं। क्या है, ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन सम ड्रग्स में, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन यानी बार बार उसी मेडिसिन को हम ले रहे हैं, बार बार उसी मेडिसिन को हम खा रहे हैं, उस केस की बात कर रहा है ये। तो क्या कह रहा है ड्रग टॉलरेंस, तो ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन सम ड्रग में प्रूव इनफेक्टिव एट यूजुअल थेरापेटिक डोज, यानी जिस भी डोज को, यानी 50 mg डेली हम बेंजोडाइजिपाम खा करके सो रहे थे, अब 5 साल के बाद 50 mg का बेंजोडाइजिपाम हमें नींद अब नहीं आने का, अब हमें डोज को बढ़ाना पड़ेगा 50 से 70 80 100, या तो अलग ड्रग यूज करना पड़ेगा, यानी कि हमें मॉलिक्यूल्स ही चेंज करना पड़ेगा, या तो हमें डोज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यूजुअल दिस फिनोमिना इज डिस्क्राइब्ड एज ड्रग टॉलरेंस। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जी, ड्रग टॉलरेंस। और सेम कहानी अगर हम बैक्टीरिया पे यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। यहां पर एक वर्ड है, जब हम फार्माकोलॉजी में एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक वर्ड आएगा स्टूडेंट, दैट इज ड्रग रेजिस्टेंस। तो ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सेम कॉन्सेप्ट। यानी अगर बैक्टीरिया, मान के चलो पेनिसिलिन आपने 1945 में एक इन्वेंशन किया, एक एंटीबायोटिक्स इन्वेंशन हुआ 1945 में, पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम एस्कोमाइसेट से ऑब्टेन्ड किया गया अपना फ्लेमिंग साहब के थ्रू। तो पेनिसिलिन से हम बैक्टीरिया को मार रहे थे, अब बार बार बैक्टीरिया को मारते रहे, लेकिन 10 साल 5 साल 20 साल 50 साल के बाद बैक्टीरिया कहा भैया अब हम नहीं मरेंगे इस पेनिसिलिन से। तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मरा, क्योंकि बैक्टीरिया ने उस पेनिसिलिन मेडिसिन के अगेंस्ट अपने अंदर डेवलप कर लिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का भी वही मीनिंग है जो हम टॉलरेंस वर्ड यूज करते हैं अपने लिए, जो हम अपने लिए टॉलरेंस वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट, वो सेम मीनिंग होता है किसका भाई, रेजिस्टेंस का। क्लियर हो गया, किसके केस में, बैक्टीरिया के केस में। यानी अब वो पेनिसिलिन से नहीं मरेगा, अब आपको पेनिसिलिन के अंदर में फॉर्मुलेशन चेंज करने होंगे या तो डोज चेंज करने होंगे। इसलिए तो हर बार एंटीबायोटिक्स खोज होती है, यानी एंटीबायोटिक्स, मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है।
तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं या दो एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन में आते हैं तो बैक्टीरिया को मारते हैं, या नई मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रही है साइंटिस्ट के थ्रू, जो है फार्माकोलॉजिस्ट वाले जो या जो फार्मेसी के जो साइंटिस्ट है वो लोग क्या कर रहे हैं, हर दिन नई मॉलिक्यूल्स के डिस्कवरी करते हैं ताकि वो जो रेजिस्टेंस वाला या टॉलरेंस वाली प्रॉपर्टी डेवलप होती है हमारे केस या बैक्टीरिया के केस में, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। क्लियर? तो ये यहां पर है ड्रग टॉलरेंस। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप बैक्टीरिया पे अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आते हैं ड्रग डिपेंडेंस, यानी अब हो गया कि भैया हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो वो चीजें नहीं होगा, हम डिपेंडेंट हो गए। यानी नींद की गोली का ही एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर नींद की मेडिसिन हमें लेना है, एक दिन आप नींद की मेडिसिन नहीं लोगे आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। आपकी बॉडी जो है वो उस नींद की मेडिसिन के ऊपर क्या हो गई है भाई, डिपेंडेंट हो गई है, इसलिए आपको लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू WHO ड्रग डिपेंडेंस इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज characterized by significant impairment that is directly associated with persistent and excessive use of psychoactive substance। साइकोएक्टिव यहां पे वर्ड यूज किया गया, साइकोएक्टिव यानी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं, यानी बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाकर के बाइंड करते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे यानी सीएनएस पे जो जाकर के बाइंड करते हैं, उसको बेसिकली उसको यहां पे क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। और क्या कह रहा है कि एक्सेसिव डोज के कारण, यानी आप डोज हमेशा बढ़ाते चले गए, प्रोग्रेसिव डोज यानी हमेशा वो ले रहे हैं, रिपीटेटिव डोज है, उस कारण से क्या होता है कि वो इंपेयर कर जाता है, इंपेयरमेंट डेवलप हो जाता है, यानी वो अब आगे आपको एक्शन नहीं देगा। इंपेयरमेंट में इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकली, यानी फिजियोलॉजी यानी आपके फंक्शंस को अफेक्ट नहीं करेगा, या साइकोलॉजिकली इंपैक्ट कर सकता है, या फिजियोलॉजिकली इंपैक्ट कर सकता है, या तो सोशल डिसफंक्शन हो सकता है, यानी कि आपने मन में ऐसा बना लिया कि ये होना है तो होना है। तो ये सारी चीजें हैं कि ड्रग डिपेंडेंस यानी रिपीटेड डोज अगर हम यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव डोज लेते हैं या एक्सेसिव डोज लेते हैं, उस केस में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी उस ड्रग को क्या कर लेती है, अब उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। यानी जैसे देखो, अगर मानकर चलो कि डेली घर में खाना आकर के बाई बना रही है, आप कभी जीवन में खाना नहीं बना, इन केस आप घर में हो, मम्मी खाना बनाकर दे रही है डेली, अब सडन आप बाहर आ गए, तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार खाना कैसे हमें मिल रहा था घर पे। यानी आप डिपेंडेंट थे, आप क्या थे, डिपेंडेंट, यानी मम्मी खाना बनाएगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, मम्मी जो बना दी वही खाएंगे, अदरवाइज ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो यहां पर यही होती है बॉडी के साथ, यानी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, भैया ड्रग ही आएगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे, यानी मम्मी खाना देगी तो खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे, बनाना ही नहीं आता। आगे समझ में? तो यहां पर यही है कि यहां पर ड्रग डिपेंडेंस का सिंपल मींस यही आपको समझना है कि बॉडी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई कि भैया आप नहीं आओगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे यार, आपको आना ही पड़ेगा, आपको हम लेंगे ही लेंगे। ये हो गया ड्रग डिपेंडेंस। ये आपका जो फैक्टर्स रिलेटेड पॉइंट था फार्माकोडायनामिक्स में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए, वो एक्चुअली आपका क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ड्रग इंटरैक्शन। अब ड्रग इंटरैक्शन मींस क्या हुआ, तो मोर प्रिसाइजली ड्रग इंटरैक्शन या अलग अलग इंटरैक्शन, यानी ड्रग फूड के साथ, ड्रग एंजाइम्स के साथ, ड्रग के साथ इंटरैक्ट करेगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या कितने तरह के इंटरैक्शन होते हैं। तो क्या कह रहा है, रेफर टू, यानी ड्रग इंटरैक्शन रेफर टू मोडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स to one drug by another when they are administered simultaneously or in quick succession। यानी दो ड्रग को या तो हम साइमल्टेनियसली ले लिए, या तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ले लिए, 1 मिनट बाद ले लिए। तो दो ड्रग को जब हम साथ में ले रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग इंटरैक्शन। और वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, रिस्पॉन्स को क्या कर रहा हो, या तो इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, वो बात की बात है, लेकिन यहां पर है मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को मॉडिफाई किया गया यानी चेंज किया गया। केवल पैरासीटामोल आप ले रहे हैं तो उतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, हमने पैरासीटामोल के साथ एसिक्लोफेनाक ले लिए, मेफेनेमिक एसिड ले लिए साथ में कॉम्बिनेशन में, तो क्या हो गया भाई, इंपैक्ट बढ़ गया, ड्रग मॉडिफाइड हो गया, ड्रग अपना एक्शन बढ़ा दिया। आया समझ में पॉइंट क्या मैं कहना चाह रहा था यहां पर? तो यहां पर भाई है ड्रग इंटरैक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरैक्शन यहां पर क्या है स्टूडेंट, तो यहां पर है टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। तो टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन,
ठीक है, तो टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन पे आ जाए कि टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस क्या होते हैं भाई। तो देखिए टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन में क्या है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, यानी दो ड्रग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। दो ड्रग एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली जब हम यूज करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, वो क्या कहलाता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कहलाता है। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस अकर व्हेन वन ड्रग अल्टर्स द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, यानी एक ड्रग दूसरे ड्रग के थेरापेटिक एफिकेसी को, फार्माकोलॉजिकल एफिकेसी को, यानी एक्शन को अल्टर करता है। अल्टर करता है, यहां पे वर्ड है, याद रखेंगे, अल्टर करता है, फार्मा को क्या करता है, अल्टर करता है। अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना, या तो बढ़ाना या तो कम करना, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है भाई, तो सिनर्जिज्म भी हो सकता है, यानी सिनर्जिस्ट इफेक्ट, एक दूसरे को प्रमोट करेंगे। एडिटिव इफेक्ट भी मिलेगा, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर के और स्ट्रांग होंगे। और या तो क्या मिल जाएगा, एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी भी मिलेगा, यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कम करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो कुछ भी हो सकता है इंटरेक्शन में, जरूरी नहीं कि इंटरेक्शन में हमेशा अच्छा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। इसको हम बोलते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, यानी दो ड्रग को साइमल्टेनियसली हमने यूज किया, दो ड्रग को हम कॉन्करेंटली यूज किया। कॉन्करेंटली या साइमल्टेनियसली इट मीन सिंपल सा है कि दोनों को हमने साथ में यूज किया। तो उस केस में ये एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, इट मीन चेंज कर सकते हैं। दैट इज ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। एक है ड्रग फूड इंटरेक्शन, यानी ड्रग को भोजन के साथ लेते हैं तो क्या इंटरेक्ट होता है, उसमें जो चेंजेस आया वो है ड्रग फूड इंटरेक्शन। तो क्या है भाई, तो अ ड्रग फूड इंटरेक्शंस अकर्स व्हेन योर फूड एंड मेडिसिन्स इंटरफेयर विथ एन अनदर, जैसे एंटासिड एग्जाम्पल दिया गया, यानी आपका फूड जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रहा है जी, इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज ड्रग फूड इंटरेक्शन। नेक्स्ट है ड्रग केमिकल इंटरेक्शन, यानी इस बार ड्रग किसी केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इट occurs when certain chemicals like alcohol, tobacco interact with the ingested drug, यानी अगर मान के चलो आपने खाना खाया और टोबैको ले लो, तंबाकू ले लो, या अल्कोहल ले लिए, यानी ड्रिंक कर लिए, तो उस केस में वो अल्कोहल जो है, अल्कोहल एक्चुअली केमिकल्स यहां पर है, तो वो अल्कोहल जो है या वो जो टोबैको है वो एक्चुअली क्या है, जाकर के उस ड्रग को इंटरेक्ट किया, यानी उसकी प्रॉपर्टी को या तो इनहिबिट कर दिया या तो उसकी प्रॉपर्टी को प्रमोट कर दिया, इंक्रीज कर दिया, दैट इज द ड्रग केमिकल इंटरेक्शन। तो क्या क्या है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, दो ड्रग इंटरेक्ट किए, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को अल्टर कर दिए। ड्रग फूड इंटरेक्शन, यानी फूड के साथ ड्रग इंटरेक्ट हुआ और प्रॉपर्टीज वहां पर चेंज हो गया। ड्रग केमिकल इंटरेक्शन, यानी ड्रग किसी केमिकल्स के साथ जाकर के बाइंड कर गया, इंटरेक्ट कर गया और वहां पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ये कुछ ड्रग इंटरेक्शंस हैं। इसके अलावा ड्रग लैबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन, ये क्या कर रहा है, ट्रू ड्रग लैब टेस्ट इंटरेक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ ड्रग altering the taste specimen or direct interference from the drug itself reacting with the test reagent, यानी इसको लैबोरेटरीज में ड्रग को हम टेस्ट करते हैं, रिएक्ट कर रहा है रिएजेंट, जो भी केमिकल्स वगैरह हम यूज किए हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रग लैबोरेटरीज टेस्ट इंटरेक्शन। ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, इट इज situation where pharmacotherapy used to treat a disease cause worsening the another disease in a patient। इस केस में क्या कर रहा है कि जो फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अगर एक बीमारी बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में चला गया है, यानी बहुत खराब स्थिति में आ गया है, तो उसको ठीक करने के बाद सोचते यार कि एक छोटा सा और बीमारी हो जाए लेकिन उसको ठीक कीजिए पहले, तो उस केस में उसको हम यूज करते हैं, दैट इज द ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। यानी ड्रग डिजीज के साथ इंटरेक्ट करके क्या किया, उसको सप्रेस किया है। ये हो गया आपका ड्रग इंटरेक्शन, कि ड्रग इंटरेक्ट कैसे करता है। तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग केमिकल इंटरेक्शन, ड्रग लैबोरेटरी इंटरेक्शन और ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, यानी ड्रग इन चीजों से इंटरेक्ट करके क्या कर सकता है, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है या अल्टर कर सकता है, प्रॉपर्टीज को, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, यानी कि या तो बढ़ा सकता है या तो कम कर सकता है। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, ये भी क्या है आपका, इंटरेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। अब मैकेनिज्म क्या है, तो द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप। फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस, यानी फार्मास्यूटिकल एजेंट जो है, एक्सिपिएंट जो है, जैसे आप जो भी एक्सिपिएंट यूज करते हो टेबलेट, कैप्सूल्स या पेरेंटल प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो एक्सिपिएंट क्या कर जाए, इंटरेक्ट कर जाए, तो वो फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन हुआ।
फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस, यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ इंटरेक्ट होकर के उनके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में हेल्प करें, अल्टर करें उनके रेट को, दैट इज अ फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज फार्मेकोडायनेमिक्स इंटरेक्शन। फार्मेकोडायनेमिक्स इंटरेक्शंस का मतलब हो गया कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट किया और इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, एडवर्स इफेक्ट में, इन सब में कुछ चेंजेस आ गया, अल्टर हुआ, तो वो क्या होता है? फार्मेकोडायनेमिक्स इंटरेक्शन। यानी ड्रग का जो इंटरेक्शंस है उसका मैकेनिज्म क्या है? तो फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन, यानी फार्मास्यूटिकल जो एजेंट हैं जैसे स्टार्च हो गया, अगार हो गया, या अदर हम वाटर फॉर इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, अगर हम पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जिलेटिन हम यूज कर रहे हैं कैप्सूल्स के सेल्स बनाने के लिए, तो ये एक्सिपिएंट्स जो आपके हो गए, तो ये बाइंडिंग एजेंट वगैरह जो आपने यूज किया हुआ, कोटिंग एजेंट आपने यूज किया है, तो ये जो एजेंट हैं तो ये ड्रग फार्मास्यूटिकल एजेंट में आ जाएंगे, यानी फार्मास्यूटिकल फैक्टर में आ जाएंगे, यानी कि एक्सिपिएंट ही आगे जाकर के क्या कर गया? इंटरेक्ट कर गया। सेकंड फार्मेकोकाइनेटिक्स, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी जो इंटरेक्ट कर रही है वो हो गया फार्मेकोकाइनेटिक्स इंटरेक्शन। और एक है फार्मेकोडायनेमिक इंटरेक्शन, इट मींस ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है वो चेंज हो गया हमारी बॉडीज के अंदर में, उनके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा या तो कम हो गया, यानी वो वहां पे अल्टरेशंस आ गया, अल्टर्स हो गया, दैट इज द फार्मेकोडायनेमिक्स इंटरेक्शन। ये आपके कुछ इंटरेक्शंस हो गए। Come to the next concept, that is the adverse drug reaction। तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है स्टूडेंट? दैट इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात हो रही है स्टूडेंट, क्या है? तो WHO एडवर्स इफेक्ट को क्या कह रहा है? सुनिए, WHO हैज डिफाइंड एन एडवर्स ड्रग इफेक्ट या रिएक्शन any response to a drug that is noxious and unintended and that occurs at therapeutic dosage used in a man for prophylaxis, diagnosis or therapy। WHO कह रहा है कि वो ड्रग का डोज जो हम किसी इंसान को, किसी ह्यूमंस बीइंग को उसके बीमारी को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं, नॉर्मल डोज में ही उसके अलावे अनइंटेंडेड हमें इफेक्ट मिल गया। कैसा इफेक्ट मिल गया? नॉक्सियस इफेक्ट मिल गया या तो अनइंटेंडेड, यानी जो हम नहीं चाहते थे, अनडिजायर प्रॉपर्टीज आ गई। क्या आ गई भाई? अनडिजायर प्रॉपर्टीज। जैसे मान के चलिए हम हाई बीपी में एक ड्रग दिए जी, हाइपरटेंशन में हमने एक ड्रग दिए और वो ड्रग क्या कर दिया भाई? तो वो ड्रग बीपी को लो कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया? अर्दमिया हो गया। तो अर्दमिया उसका क्या हो गया? साइड इफेक्ट हो गया। अर्दमिया उसका क्या हो गया? साइड इफेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या है भाई कि वो बीपी को तो ठीक कर रहा है लेकिन साइड इफेक्ट हमें बदले में देके जा रहा है। आया समझ में? तो ये जो होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एडवर्स इफेक्ट। यानी नॉर्मल डोज में, जिस डोज में हम किसी डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए उसको यूज कर रहे थे ड्रग को, वो ड्रग उसी डोज में हमारी बॉडीज के दूसरे ऑर्गन में, दूसरे फिजियोलॉजिकल पार्ट पे, दूसरे टिश्यूज में जाकर के एक अनडिजायर इफेक्ट शो करता है, अनइंटेंडेड इफेक्ट शो करता है या नॉक्सियस इफेक्ट शो करता है। उसी को WHO ने क्या कहा जी? एडवर्स इफेक्ट कहा है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू WHO क्लियर हो गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया, यानी अनडिजायर इफेक्ट एट नॉर्मल डोज। नॉर्मल डोज में अनडिजायर इफेक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। अब टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, वो देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। तो यहां पर है स्टूडेंट फर्स्ट टाइप ए, ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब होता है प्रिडिक्टेड, यानी पहले से ही लिखा हुआ है कि आप ये मेडिसिन खाओगे तो आपको ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वो क्या हो गया? ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मतलब पहले से ही फार्मासिस्ट ने आपको बता दिया है, आपके फिजिशियन ने बता दिए हैं कि आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा जो बैड इफेक्ट है, लेकिन आप इससे परेशान मत होइएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी और ये बैड इफेक्ट यानी एडवर्स इफेक्ट भी ठीक हो जाएगा फिर बाद में। तो वो कहलाता है ऑगमेंटेड। सेकेंड है बिजारे, टाइप बी। बिजारे क्या है? जो नॉन ऑगमेंटेड होते हैं, नॉन प्रिडिक्टेड जो होते हैं, जो नॉन प्रिडिक्टेड यानी कि हमें मालूम ही नहीं और वो इफेक्ट मिल गया, हमें फिजिशियन ने नहीं बताया कि आपको ये इफेक्ट मिलेगा लेकिन वो इफेक्ट आ गया हमारी बॉडी में, वो क्या कहलाता है? बिजारे कहलाता है। तो देखिए इन दोनों को पहले समझते हैं अच्छे से। टाइप ए की बात पहले करते हैं। टाइप ए क्या कह रहा है स्टूडेंट? तो ऑगमेंटेड है। क्या है?
प्रोडक्टेड फ्रॉम द नॉन फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग, दीज रिएक्शंस आर डोज डिपेंडेंट, एग्जांपल्स आर ब्लीडिंग विथ एंटीकोगुलेंट्स। अब ये क्या कहा है, प्रोडक्टेड है जी, और बेसिकली तब देखने को मिलेगा जब हम डोज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। जैसे मान के चलो हम एंटीकोगुलेंट दे दिए, एंटीकोगुलेंट यानी जो कोगुलेशन की प्रॉपर्टी को कम करता है। अब कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट कब हम देते हैं, जब फिब्रिनोलाइटिक्स होता है। फिब्रिनोलाइटिक्स मतलब किसी जगह पे जाकर के जो क्लॉट है वो फंस चुका है ब्लड वेसल्स में, उसको थ्रोम्बोइम्बोलिज्म डिसऑर्डर भी कहते हैं। हम ब्लड में उन चीजों को आपको बताएंगे। तो थ्रोम्बोइम्बोलिज्म के केस में यहां पर क्या हो गया भाई, हमने एंटीकोगुलेंट दिया, एंटीकोगुलेंट का डोज अगर हम बढ़ा दिए तो ब्लीडिंग वहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर उस समय ब्लीडिंग हुआ तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि एंटीकोगुलेंट आपने दे रखा है पेशेंट को, तो वो कोगुलेट होने ही नहीं देगा ब्लड को जब तक क्लॉट नहीं होगा। कोगुलेट मतलब एक जगह इकट्ठा होना, जब तक क्लॉटिंग नहीं होगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है टोटल 13 ये नहीं होंगे, यानी फिब्रिन, फिब्रिनोलाइटिक्स ये सब आपने पढ़ा होगा, वो जब एग्रीगेट नहीं होंगे तो वहां पर ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होते रहेगा। तो यहां पर क्या है, ये आपका आता है ऑगमेंटेड में, कि हमें मालूम है कि एंटीकोगुलेंट अगर हम देंगे तो पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो ऑगमेंटेड होगा, ये प्रिडिक्टेड है। टाइप बी दैट इज बिजारे, क्या करा है, रिएक्शंस आर नॉट प्रिडिक्टेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिएक्शंस आर नॉट प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नॉन फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग, यानी फार्माकोलॉजी जो ड्रग है उसमें ऐसा बताया नहीं गया है, नॉन प्रिडिक्टेड अगर इंटरेक्शंस आ गया, एडवर्स इफेक्ट आ गया तो। दे अपीयर रिलेटिवली डोज डिपेंडेंट, और ये बेसिकली डोज डिपेंडेंट, यानी जो लिमिट डोज था वो लिमिट डोज ही आपने लिए हैं, यानी आपके फिजिशियन ने बोला कि 50 mg का डोज लेना, आपने 50 mg ही लिया है, तब भी आपको मिल जाएगा ये इफेक्ट, तब भी आपको ये इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि रिलेटिवली डोज इंडिपेंडेंट एज वेरी स्मॉल डोजेज माइट ऑलरेडी एलेक्ट सिम्टम्स, यानी एक माइल्ड डोज कम कंसंट्रेशन में भी आपको वो इफेक्ट मिल जाएगा, हम कम डोज भी लेंगे तो भी हमें इफेक्ट मिल जाएगा, बैड इफेक्ट मिल जाएगा। दे इंक्लूड इम्यून मेडिएटेड साइड इफेक्ट लाइक म्यूकोपॉपुलर एक्जेंथीमा बट ऑल्सो अदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस लाइक एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी ये क्या कह रहा है कि ये बेसिकली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और जैसे यहां पर एक दिया कि एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन जो एक ड्रग है वो बेसिकली अस्थमा को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो एस्पिरिन क्या है भाई, बैड इफेक्ट, यानी इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि एक लो डोज में भी अस्थमा हो सकता है, यानी ब्रोंकाई को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो आपको अस्थमा हो जाएगा, आपको ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। तो दिस वन इज अ टाइप बी। थर्ड वन इज टाइप सी, दैट इज द केमिकल और क्रोनिक। केमिकल मींस यहां पर क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो विच आर रिलेटेड टू द केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स मेटाबॉलिज्म, जैसे पैरासीटामोल क्या कहता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये यहां पर केमिकल्स का मतलब है, देखिए पैरासीटामोल हमारे लीवर में जाकर के क्या हुआ स्टूडेंट, तो पैरासीटामोल हमारे लीवर में जाकर के क्या हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, और मेटाबोलाइज होने के कारण वहां पर सैलिसिलेट पॉइजनिंग कॉज किया। क्या कॉज किया, सैलिसिलेट पॉइजनिंग, जो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब हेपैटिक वर्ड यूज किया जाता है लीवर के लिए, रीनल वर्ड यूज किया जाता है किडनी के लिए, और कार्डियक वर्ड यूज किया जाता है आपके हार्ट के लिए। तो हेपैटिक मतलब लीवर, टॉक्सिसिटी यानी लीवर के अंदर में टॉक्सिसिटी कॉज किया। तो ये क्यों हुआ भाई, तो क्योंकि यहां पर मेटाबॉलिज्म हुआ था, लीवर के अंदर में पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म हुआ, और इसलिए वो लीवर को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। इसलिए पैरासीटामोल ज्यादा लेना नहीं चाहिए, है ना। एज यूजुअली हमें पैरासीटामोल ज्यादा खाना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी फीवर हुआ पैरासीटामोल ले लिए, थोड़ा सा भी पेन हुआ पैरासीटामोल ले लिए, तो इससे क्या होता है, लीवर डैमेज होता है। यहां पर साफ साफ दिया गया कि हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, यानी जब ही इसका मेटाबोलाइट बनेंगे सैलिसिलेट पॉइजनिंग ये कॉज करेगा, तो करेगा। क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ भाई, तो ये टाइप सी है, यानी केमिकल ही यहां पर हुआ, केमिकल रिएक्शंस के कारण यहां पर आपको क्या मिल गया, तो एक बैड इफेक्ट मिला, एक एडवर्स इफेक्ट मिला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी कह रहे हैं। नेक्स्ट है जी टाइप डी, यानी टाइप ए ऑगमेंटेड, टाइप बी बिजारे, टाइप सी केमिकल और क्रोनिक, टाइप डी डिलेड। देखिए सब नाम से मिला है, सब आपको नाम से ए बी सी डी, ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ए फॉर ऑगमेंटेड, बी फॉर बिजारे, सी फॉर क्रोनिक और केमिकल, डी फॉर डिलेड। ये सब क्या देख रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं किसके, एडवर्स इफेक्ट के। अब डिलेड में देखिए क्या है, विच अपीयर आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ब्लैडर कार्सिनोमा आफ्टर ट्रीटमेंट विद द साइक्लोफॉस्फेमाइड। क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट 2 साल पहले हुआ था, 2 साल बाद या 6 महीने बाद, 10 साल बाद वो इफेक्ट देखने को मिला, दैट इज डिलेड। डिलेड का मतलब ये होता है डिले होना, लेट आना। कैसा आना भाई, लेट आना,
यानी हमने क्या किया था, तो ब्लाडर कार्सिनोमा हुआ, यानी ब्लाडर के अंदर में हमें कैंसर हुआ था, यानी जो हमारा ब्लाडर है उसमें क्या हुआ, कैंसर हुआ, और उसकी ट्रीटमेंट करवाए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो अपीयर आफ्टर मेनी ट्रीटमेंट, जैसे ब्लाडर कार्सिनोमा आफ्टर ट्रीटमेंट विद साइक्लोफॉस्फेमाइड, यानी साइक्लोफॉस्फेमाइड से जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड जब हम मेडिसिन यूज करते हैं, तो बहुत दिनों बाद, बहुत साल बाद या बहुत महीनों बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लाडर कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, यानी ब्लाडर के अंदर में कैंसर देखने को मिलेगा। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड हमने ड्रग तो यूज किया, उस समय इन्होंने जिस भी पर्पस के लिए इसको यूज किया था वो पर्पस फुलफिल कर दिया, लेकिन बाद में इसका एक एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिला। उस एडवर्स इफेक्ट में हमें क्या मिला, तो ब्लाडर के अंदर में कैंसर हो गया, ब्लाडर कार्सिनोमा हो गया। तो ये क्या हो गया, डिलेड, यानी उस समय आपको सडन नहीं दिखाई दिया जी, बहुत साल बाद, बहुत महीनों या बहुत दिनों के बाद, बहुत घंटों के बाद आपको ये क्या दिखाई दिया भाई, ये चीजें दिखाई दी। तो ये यहां पर क्या है स्टूडेंट, ये चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप ई, यानी एंड ऑफ ट्रीटमेंट, अकर आफ्टर ड्रग विड्रॉल, सीजर आफ्टर स्टॉपिंग फेनिटोइन। ये क्या कह रहा है, जब ट्रीटमेंट खत्म हो गया तब अफेक्ट। जैसे मान के चलो आपको फेनिटोइन से ट्रीटमेंट करा रहे हो सीजर के केस में, सीजर यानी एपिलेप्सी के केस में, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के केस में, मिर्गी के केस में आप एक मेडिसिन यूज कर रहे हो जिसका नाम है फेनिटोइन। ठीक है, अब ये सीजर ठीक हो गया, फेनिटोइन यूज करने के कारण आपका एपिलेप्सी ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही आप एपिलेप्सी आपका ठीक हुआ तो बाद में आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा ट्रीटमेंट के बाद फिर से। तो ये क्या है, टाइप ई, यानी एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होने के बाद आपको सीजर इफेक्ट मिला। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्या हो गए स्टूडेंट, एडवर्स इफेक्ट एंड देयर टाइप्स हो गए, ए बी सी डी ई। ए फॉर ऑगमेंटेड, यानी जो प्रिडिक्टेड होते हैं, बी फॉर बिजारे, यानी जो नॉन प्रिडिक्टेड होते हैं, यानी जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सी हो गया आपका केमिकल क्रोनिक, डी हो गया आपका डिलेड, और ई हो गया आपका एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। क्लियर, ये ए बी सी डी ई आप एडवर्स इफेक्ट के टाइप याद रखेंगे। अब यहां पर कुछ और पॉइंट एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड यहां पर मेंशन है। क्या है भाई, तो टाइप ए यानी ऑगमेंटेड के बारे में, तो ये साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट या तो टॉक्सिक इफेक्ट कह सकते हैं। यानी ऑगमेंटेड था, हमें मालूम था, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भैया आप ये मेडिसिन लोगे ना तो इसके साथ आपको ये साइड इफेक्ट मिलेगा, या इसके साथ आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा, या इसके साथ आपको ये सेकेंडरी इफेक्ट मिलेगा, कि इसके साथ आपको ये चीजें मिलेगी गिफ्ट में है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं एक्चुअली, ऑगमेंटेड। टाइप बी बिजारे में क्या है जी, तो एलर्जिक रिएक्शन मिलेगा जो इम्यूनो मेडिएटेड होता है। एलर्जी, एलर्जी मतलब क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी हम धूप में गए और इरिटेशन होने लगा बॉडी में, स्किन पे पैचेस आने लगे, तो वो क्या है, एलर्जी है। कॉमन कोल्ड यानी सर्दी आना, ये क्या है, एलर्जी है। ठीक है, ये सब क्या है, एलर्जी है। तो यहां पर टाइप बी यानी जो बिजारे है, अनप्रिडिक्टेड है। अनप्रिडिक्टेड में क्या होता है, एलर्जी, यानी आपको मालूम नहीं है कि हम धूप में जाएंगे और हमें क्या हो जाएगा, लेकिन आप धूप में निकल गए और क्या हो गया, आपको स्किन पे पैचेस आ गए, आपको क्या हो गया भाई, तो और दूसरी इफेक्ट मिल गई। आप नदी में नहा लिया, आपको क्या हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। तो ये सब क्या है, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन ड्रग के केस में मैंने आपको समझाने के लिए सब एग्जांपल दिया है। तो यहां पर एलर्जिक रिएक्शन या तो आइडियोसिंक्रेटिक यानी कि जेनेटिकली मेडिएटेड, यानी कुछ जेनेटिकल, यानी वो मेडिसिन लेने से आपके पूरे एंसेस्टर यानी आपके पूरे वंशज यानी पूर्वजों को हो रहा था, आपको भी होगा। तो एक तो जेनेटिकली होगा, एक क्या होगा, तो एलर्जिक रिएक्शन होगा, यानी कि आपके इम्यूनिटी के कारण। अब उसमें क्या है भाई, तो एलर्जिक रिएक्शन यानी हाइपर सेंसिटिविटी में क्या है, टाइप 1 एनाफाइलेक्सिस, आपको एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस में एग्जांपल क्या है, तो पेनिसिलिन, लिग्नोकेन, एनाफाइलेक्सिस हो करता है। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक यानी सेल के अंदर में प्रॉपर्टी शो करना, तो इसमें क्या है जी, तो एंटीजन एंटीबॉडी, एजी क्या है स्टूडेंट, एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हो गए, एक्टिवेट क्या कर दिए, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। जैसे एनीमिया ड्यू टू कार्बामेजिपाइन, फेनिटोइन, फेनिटोइन लेने से हमारी बॉडी में क्या हो गया, एनीमिया। ये आपका साइटोलाइटिक रिएक्शंस में आ जाएंगे, यानी सेल को जो लाइसिस करे। एनीमिया में क्या होता है, ब्लड सेल की कमी हो जाती है, तो सेल लाइसिस ही तो है। साइटोलाइसिस का मतलब क्या होगा, साइटो मींस क्या होता है, तो साइटो मींस होता है सेल, और लाइटिक मींस क्या हुआ, तो लाइटिक मींस यहां पे एक सिंपल मीनिंग होता है, लाइटिक मींस होता है लाइसिस करना, यानी ब्रेक डाउन करना, यानी सेल को ब्रेक डाउन करना, दैट इज साइटोलाइटिक।
टाइप थर्ड है जी आर्थर्स रिएक्शन। इसमें क्या है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी में आकर के जो बैड इफेक्ट्स शो करते हैं, और एंटीबॉडी यानी जो एबी की बात हो रही है वो हमारी बॉडीज के अंदर में प्रेजेंट होते हैं जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। इतना तो नॉलेज है आपको, और अगर नहीं भी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि आने वाले टाइम पे मैं इन चीजों को और अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो एंटीजन एंटीबॉडी जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इनिशिएट वैस्कुलरिटी यानी क्या है, वैस्कुलाइटिस यानी वेस्कुलर्स के अंदर में इन्फ्लामेशन कॉज करना। टिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इन्फ्लामेशन। जहां पर भी आपको सफिक्स में टिस वर्ड मिले जैसे कि नेफ्राइटिस, तो टिस का मतलब यानी नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। तो टिस का मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है। सीरम सीकनेस होना, इसके अलावा जैसे इसका एग्जांपल है सल्फोनामाइड। तो ये सब आर्थस रिएक्शन में आ जाते हैं, यानी ये भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। यानी यहां पर टीएन है, एसजेएस है, ये सब स्किन के ऊपर पैचेस आ जाना, यानी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, है ना। ये एसजेएस का मतलब क्या है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये सल्फोनामाइड का एडवर्स इफेक्ट है जी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। उसी को यहां पर क्या बोला गया है, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। इसी को यहां पे शॉर्ट में लिखा गया है एसपीएस, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सल्फोनामाइड जो था, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, आर्थस रिएक्शन। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 पे आते हैं। तो टी सेल मेडिएटेड यानी हमारी बॉडीज के बोन मैरो में बी सेल और टी सेल दोनों बनते हैं। टी सेल आगे जाकर के थाइमस में यानी बनता तो जो उनका फॉर्मेशन होती है यानी सिंथेसिस तो हमारे कहां पर होते हैं, बोन मैरो में, लेकिन ग्रोथ कहां पे करता है, थाइमस में यानी टी सेल में। तो वहां पर टी सेल मेडिएटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये डर्मेटाइटिस कॉज करते हैं यानी स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जैसे पेनिसिलिन यहां पर हो गया एग्जांपल। तो यहां पर 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। याद रखना है, टाइप 1 एनाफाइलेक्सिस है, सडन हुआ। साइटोलैक्टिक अफेक्ट हो गया सेकंड। ऑर्थस रिएक्शन हो गया थर्ड, जो सल्फोनामाइड देता है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी पेनिसिलिन देता है। तो एनाफाइलेक्सिस और डिलेड दोनों में आपको पेनिसिलिन का एग्जांपल मिलेगा। अब आते हैं जी समरी ऑफ ड्रग एडवर्स रिएक्शंस। अब यहां पर समरी है ड्रग का, जैसे मान के चलो इम्यून रिएक्टेंट ड्रग, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। 4 तरह के अभी हम लोगों ने एलर्जी पढ़ा, उसी का यहां पर एक समरी है कि यहां पर इम्यून सिस्टम कौन है, तो आईजीई यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ई है। एंटीबॉडी आपने पढ़ा होगा ना, एंटीबॉडी आईजीए, आईजीबी, आईजीडी, आईजीई, ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। आईजीजी, आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई, आईजीए, 5 टोटल क्या होते हैं, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में होते हैं। तो आईजीजी है, आईजीई है, TH1 ये भी साइटोलाइटिक इफेक्ट यानी हमारे इम्यूनिटी के अंडर में ही आते हैं। TH2 भी इम्यूनिटी में ही आते हैं और CTL भी इम्यूनिटी में ही आता है। ये सब इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं। आप डिटेल में जब HAP पढ़ोगे इसका तो आपको समझ में आएगा। अब यहां पर क्या जी, एंटीजन सॉल्युबल एंटीजन लिए मास्ट, ये क्या करते हैं, अफेक्ट क्या करते हैं बॉडी में, तो मास्ट सेल को एक्टिवेट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एलर्जिक रेनाइटिस, अस्थमा, सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। यानी IgE एंटीबॉडी हमारी बॉडी में सॉल्युबल एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मास्ट सेल को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में कुछ एलर्जी मिलता है, जैसे अस्थमा हो गया, रिनाइटिस हो गया, सिस्टेमेटिक एनाफाइलेक्सिस, ये सब कुछ हमें रिएक्शन देखने को मिलते हैं। सेम IgG सेल या मैट्रिक्स के एंटीजन के साथ एसोसिएट किए और फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी शो किए और हमारी बॉडी में क्या कर दिए, तो एक एलर्जी शो करता है पेनिसिलिन। जेरिक्स हर्क हेमर रिएक्शन, जेरिस हर्क्स हेमर रिएक्शन, सिफिलिस के पेशेंट के साथ पेनिसिलिन एक एडवर्स इफेक्ट शो करता है, जो मैं पेनिसिलिन वाले टॉपिक में आपको क्लियर करूंगा। वैसे आईजीजी अगर सॉल्युबल एंटीजन के साथ यानी कि ये मैट्रिक्स के साथ अलग, अगर सॉल्युबल के साथ करेंगे तो एफसीआर सेल या सीरम सिकनेस या तो ऑर्थस रिएक्शन क्या करता है, शो करता है। TH1 सॉल्युबल एंटीजन के साथ मैक्रोफेज एक्टिवेशन करता है और बॉडी में कॉन्टैक्ट्स डर्मेटाइटिस वगैरह कॉज करता है। वैसे ही TH2 क्रोनिक अस्थमा और CTL जो है साइटोटॉक्सिसिटी यानी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वगैरह कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया है, जो अलग अलग एंटीबॉडी के साथ, अलग अलग इम्यूनिटी रिएक्टेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बना करके बॉडी में अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं। ये यहां पर क्या दिया गया है, चार्ट दिया गया है। अब आते हैं जी ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल ट्रायल, है ना। ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल ट्रायल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। आपको यहां से क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशंस है। क्लिनिकल ट्रायल्स वाले पोर्शन से मैं बताऊंगा कि कहां से आएंगे। इस पोर्शन को बहुत अच्छे से अब आप समझेंगे।
मैं जान रहा हूं कि लगभग 1 आवर्स की क्लास हो गई है, थोड़ा सा और मुझे टाइम दीजिए तो ये वाला सेगमेंट अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो फार्माकोडायनामिक्स यानी आपका चैप्टर 1 जो फार्माकोलॉजी का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है भाई ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में, ये क्या है स्टूडेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो ड्रग डिस्कवरी नाम से क्लियर है, नई मॉलिक्यूल का इन्वेंशन होना, नई मॉलिक्यूल को खोजना ही क्या कहलाएगा, ड्रग डिस्कवरी कहलाएगा। और क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, तो जब नई ड्रग आते हैं स्टूडेंट, यानी नया ड्रग फॉर्मुलेशन अगर हम डेवलप किए, सुनना अच्छे से, अगर हम नई फॉर्मुलेशन डेवलप किए, नई मॉलिक्यूल्स हम बना लिए, नया ड्रग अगर हम बना लिए, तो क्या होता है कि उसको सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल में डाला जाता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब कि उस ड्रग को हम किसी एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और एनिमल्स के अंदर में यानी एनिमल्स की बॉडी में उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में क्या चेंजेस हो रहा है, ड्रग अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। जब हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, यानी हम अश्योर हो जाते हैं कि ये ड्रग एनिमल पे सेफ है, यानी एनिमल को कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तब उस ड्रग को स्टूडेंट हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल, यानी अब हम ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करते हैं। किसके ऊपर, अब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं उस ड्रग को, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब जो एनिमल पे अप्लाई होता है, तो सबसे पहले ड्रग का फॉर्मुलेशन आता है, नई ड्रग आती है, नई मेडिसिन आती है, नई मॉलिक्यूल्स का अगर इन्वेंशन होता है, यानी डिस्कवरी होती है, यानी उनकी खोज होती है, बनाई जाती है, तो उसको सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इसके बाद हम लोग करते हैं ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं। तो एनिमल पे अप्लाई करना प्री क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है स्टूडेंट, और ह्यूमन पे अप्लाई करना क्या कहलाता है, क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहां पर आते हैं जी, क्या है जो, तो यहां पर क्या कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग इन्वॉल्व an elaborate process. It start with synthesis of a large number of chemical compound. बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है, उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल ही आगे जाकर के न्यू फॉर्मुलेशन यानी न्यू ड्रग बनाने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है। अब आते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल ट्रायल। अब क्लिनिकल ट्रायल के पहले हम प्री क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं। प्री क्लिनिकल यानी जिसको हम एनिमल के ऊपर अप्लाई करें। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब बहुत ही जल्दी ये चैप्टर आपका बाइंड अप होने वाला है, यानी ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। तो क्या करा जी, आफ्टर द लीड ऑप्टिमाइजेशन and lead finding the testing of this drug on animal is called preclinical trial। यानी हमें सब कुछ मिल गया, नई मॉलिक्यूल्स हमें मिल गया, सारी चीजें हो गई, तो उस ड्रग को हम कहां पर भेजते हैं, प्री क्लिनिकल यानी एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। अब एनिमल्स में बेसिकली हम राइस, माइस, ये सब हम क्या, सॉरी राइस कह रहा हूं, रैट, माइस, ये सब हम बेसिकली क्या करते हैं, मंकी, ये सब हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक छोटा सा आपको दिखाया गया है ग्राफ के फॉर्म में कि ड्रग डिस्कवरी सपोज डेट यहां पर है, ड्रग डिस्कवरी लगभग 15,000 कंपाउंड्स को हमने इन्वेंशन किया लगभग 6.5 साल में, यानी 6.5 आवर्स, लगभग 5 साल, 6 साल, 8 साल लग गए साइंटिस्ट को, और लगभग 15,000 कंपाउंड्स उन्होंने क्या किए, सिंथेसाइज किए, डिस्कवरी किए। प्री क्लिनिकल में कितना भेजे, 500 कंपाउंड को। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स लगभग कितना है, 7 साल का प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद कहां पर गया, तो कंपाउंड जो है वो कहां पर चले गए, क्लिनिकल ट्रायल में, यानी उस 500 में से लगभग 10 कंपाउंड ही कहां पर जाता है, ह्यूमन के लिए सेफ हो पाता है, बाकी सब क्या हो गया, फेल हो गया। तो 10 कंपाउंड वो अब 1.5 साल कहां पर चलेगा, क्लिनिकल ट्रायल चलेगा। और उसके बाद एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए का फुल फॉर्म याद रखेंगे, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए जो है, अब उसको रिव्यू करेगा, यानी उन पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। उसके बाद उस ड्रग को अप्रूव्ड कर दिया गया कि भैया अब आप मार्केट में सेल कीजिए, ये ड्रग क्या है, सेफ है। तो एक मैंने आपको, अच्छा यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया था, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इसको याद रखेंगे। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या किया गया कि 5 साल 8 साल के बाद एक मॉलिक्यूल्स आए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, उसको प्री क्लिनिकल ट्रायल में 500 को भेज दिए, उनमें से हमें लगभग 450 या 490 का अराउंड, 480 का अराउंड क्या हो गया, फेल हो गया, यानी वो हार्म कर दिया एनिमल्स को, तो उसको हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, यानी क्लिनिकल ट्रायल में उसको नहीं डालेंगे। अब क्लिनिकल ट्रायल में भी ड्रग अगर पास हो गया, तब उसको फूड एंड ड्रग जो अप्रूवल जो है एजेंसी, जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो एजेंसी है, वो क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा, तब हम ड्रग को क्या करेंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे। यानी मिला जुला करके स्टूडेंट 10 से 15 साल, 12 से 15 साल लगभग एक मॉलिक्यूल्स को मार्केट में आने में लगता है।
यानी 12 से 15 साल में वो ड्रग क्या हो जाता है, हमारी मार्केट में आती है। अब लेकिन इमरजेंसी के केस में, जैसे कोविड आया, तो इस केस में हम इमरजेंसी में ड्रग को जल्दी जल्दी क्लिनिकल ट्रायल करके उसको जल्दी अप्रूव्ड करके, यानी सारी चीजों को चेक करके क्या कर देते हैं, जल्दी लॉन्च कर देते हैं मार्केट में, यानी मार्केटिंग के लिए भेज देते हैं, कमर्शियलाइज कर देते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता नहीं है, लगभग 12 से 15 साल क्या लग जाते हैं, टाइम लग जाते हैं। तो ये आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल। अब आते हैं क्लिनिकल ट्रायल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर फेजेस। अब क्लिनिकल ट्रायल का अलग अलग फेज होता है स्टूडेंट, यानी एक ही फेज में क्लिनिकल ट्रायल नहीं कंप्लीट होता, ये अलग अलग फेज में आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग फेज में आपको क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। क्या क्या है भाई? तो व्हेन ड्रग इज फाउंड टू बी सेफ इन एनिमल इट इज सब्जेक्टेड टू क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन बीइंग, यानी अगर एनिमल पे ड्रग सेफ है तो इस ड्रग को अब ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे कि भैया ये ड्रग क्या है, ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि ये ड्रग क्या है, अब ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द रेगुलेटरी एजेंसी, यानी जब रेगुलेटरी एजेंसी क्या कर देगा, परमिशन दे देगा कि ये ड्रग एनिमल पे ठीक है, अब आप इसको ह्यूमन पे अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमंस बीइंग पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ही क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, वो भी अलग अलग फेज में। अब आते हैं फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अब देखिए फेज में क्या है, पहला है प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल तो अलग ही है जी, यानी जो एनिमल्स के ऊपर है। तो यहां पे देखिए लिखा गया है प्राइमरी गोल क्या है, प्री क्लिनिकल का गोल क्या है वो देखिए। तो प्री क्लिनिकल का गोल है जी टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन एनिमल टू गेदर एफिकेसी, टॉक्सिसिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी एनिमल्स पे ड्रग को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि उस ड्रग का इफेक्ट कैसा है, टॉक्सिसिटी कैसी है, और एडीएमई पैरामीटर्स क्या है। ठीक है, ये पैरामीटर्स यानी फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स चेक करने के लिए। डोज क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड, आप कुछ भी डोज यूज कर सकते हो, क्योंकि एनिमल्स पे आप दे रहे हो तो पहले कम दोगे, फिर और बढ़ाओगे, फिर और बढ़ाओगे, और इफेक्ट को देखोगे कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके बाद नोट अप्लीकेबल, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी कितने एनिमल्स पे अप्लाई करना है, ये नॉट अप्लीकेबल, यानी इन विट्रो एंड इन विवो ओनली, यानी कि यहां पर कोई नंबर नहीं डिनोट किया गया है, नहीं बताया गया है। आप कितने भी एनिमल्स के ऊपर क्या कर सकते हो, डेटा को अप्लाई कर सकते हो, कितने भी एनिमल्स के ऊपर प्री क्लिनिकल ट्रायल किसी मेडिसिन का कर सकते हो। चलिए सेकेंड आते हैं फेज 0, यानी ये है क्लिनिकल ट्रायल्स का फर्स्ट फेज, क्लिनिकल ट्रायल का फर्स्ट, this one is second, this one is third, and this one is fourth, and this one is a 5. क्लियर? तो हाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, हाँ ये हो गया। ये प्री क्लिनिकल का है ना, ये क्या है, प्री क्लिनिकल है, तो ध्यान रखेंगे। क्लिनिकल यहां से शुरू हुआ। फेज 0 फार्मेको का गोल क्या है, फेज 0 का, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स, ओरल बायो अवेलेबिलिटी एंड हाफ लाइफ, यानी ड्रग का टी हाफ क्या है। टी हाफ मैंने बताया था कि वो कंसंट्रेशन ड्रग जो 50% अभी प्लाज्मा में है उस टाइम पे, और 50% अपना एक्शन दे चुका है, वो क्या कहलाता है, टी हाफ कहलाता है। प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं। बायो अवेलेबिलिटी मैंने बता दिया कि ओरली अगर ड्रग को देते हैं तो ड्रग कितना अमाउंट, यानी कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, कितना परसेंट ऑफ ड्रग कहां पे गया है, ब्लड में रीच आउट किया है, रीच किया है, पहुंचा है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। और फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी उसका एब्जॉर्प्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म या सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, और एक्सक्रीशन क्या है। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स और ओरल बायो अवेलेबिलिटी एंड हाफ लाइफ के लिए बेसिकली फेज 0 क्या करते हैं, यूज करते हैं। डोज क्या है स्टूडेंट, तो वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल डोज में यूज करेंगे। सब थेरापेटिक्स यानी कम डोज यूज करेंगे। 10 हेल्दी वॉलंटियर यूज करेंगे, यानी फेज 0 में कितने वॉलंटियर, कितने इंसान को यूज किया जाएगा, ह्यूमंस बीइंग को, तो 10 को यूज किया जाएगा, और दोनों के 10 के 10 क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, यानी उनको वो बीमारी नहीं हो जी जिस बीमारी के लिए यूज करें। यानी मान लो हम एंटी कैंसर ड्रग बना रहे हैं, तो एंटी कैंसर वाले यानी कैंसर जिसको हुआ है उस पेशेंट को यूज नहीं करना है, नॉर्मल पेशेंट के ऊपर काम करना है। और आपको बता दूं क्लिनिकल ट्रायल्स भारत जो है, इंडिया जो है वो हब है, पूरे फॉरेन के लोग आते हैं और इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल करके चले जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है क्या होता है, लोग अवेयर नहीं होते हैं। उनको क्या मिलता है, मेडिसिन का पैसे मिलते हैं कि भैया हम आपके ऊपर ड्रग अप्लाई करेंगे, आपको खाना पीना रहना सब कुछ देंगे, आपको महीने में ये डोज आकर के लेना है हमसे। हम उस चीज के लिए एक डोज का 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,000 ऐसे पैसे देते हैं उसको, ठीक है। और लोगों को लगता है यार कि ड्रग ही तो लेना है, मेडिसिन ही तो लेना है, क्या दिक्कत है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये मेडिसिन का बैड इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ सकता है। वो इन चीजों को नहीं समझते हैं,
ठीक है। और ये इंडिया है बेसिकली, जो कोस्टल एरिया है, जो जहां पे समुद्री तटीय क्षेत्र जो रहते हैं, मछुआरे लोग रहते हैं, या जो गरीब एरिया जो होता है, रूरल एरिया जो हमारा है, या गरीब एरिया जो लोग हैं जहां पे गरीब लोग रहते हैं, तो ये चीजें उनको वो अवेयर बेसिकली नहीं होते हैं और उनको गलत डायरेक्शन में लोग लेकर के चले जाते हैं। यानी जो एजेंट होता है वो कहता है भाई कुछ नहीं है, ऐसे ही है, इसको आप क्या करो, यूज कर लो तो सब सही रहेगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे इंडिया के लिए है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 10 हेल्दी वॉलंटियर चाहिए फेज 0 के लिए। फेज 1 पे आते हैं स्टूडेंट। तो फेज 1 में क्या है, टेस्टिंग ऑन हेल्दी वॉलंटियर फॉर डोज रेंजिंग, यानी अब हम डोज को रेंज में लाएंगे, ठीक है, और हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये इसका गोल है फेज 1 का। सब थेराप्यूटिकल विद असेंडिंग डोज, डोज को हम बढ़ाएंगे, यानी वॉलंटियर्स, यानी जो हेल्दी वॉलंटियर था उसको हम चेक करेंगे कि उसमें कैसा इंपैक्ट है, डोज को हम बढ़ाएंगे। और इसमें जो हम फेज 1 में जो लेंगे टोटल 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर लेंगे, यानी लगभग पहले फेज में 10 वॉलंटियर था, इस बार 20 to 100 हो गया, यानी 20 से लेकर के 100 के बीच में कुछ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हेल्दी वॉलंटियर को सिलेक्ट करते हैं। और पेशेंट फॉर एंटी कैंसर ड्रग, लेकिन कैंसर ड्रग के केस में, यानी अगर एंटी कैंसर मेडिसिन आपका है जो कैंसर को ठीक करे, उस केस में आपको पेशेंट कौन सा चूज करना पड़ेगा, एंटी, जिनको कैंसर हो चुका है। और बाकी दूसरे डिसऑर्डर या दूसरे डिजीज में आपको हेल्दी वॉलंटियर लेना है। तो यहां पर याद रखेंगे कि फेज 1 में जब हम आते हैं तो फेज 1 में लगभग हमें 20 से 100 वॉलंटियर्स चाहिए। कैंसर, अगर एंटी कैंसर ड्रग बना रहे हैं, यानी कैंसर को ठीक करने वाले अगर मेडिसिन बना रहे हैं, तो उस केस में वॉलंटियर कैसा होना चाहिए, तो वॉलंटियर शुड बी क्या होना चाहिए, कैंसरस, यानी जिनको कैंसर हो चुका है। और अगर दूसरे डिसऑर्डर है या दूसरे डिजीज है, उस केस में वॉलंटियर को हम कैंसर वाले नहीं, मतलब डिसऑर्डर वाले नहीं, हम कोई भी हेल्दी वॉलंटियर चूज करेंगे। फिर आते हैं फेज 2। फेज 2 में क्या है, टेस्टिंग, यानी इनका गोल क्या है, तो टेस्टिंग ऑफ ड्रग ऑन पेशेंट टू एक्सेस एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट। अब इसका टेस्ट क्या करना है कि जो पेशेंट है, यानी मानकर चलो हम अस्थमा के लिए कोई नई मेडिसिन बनाए हैं, तो अब हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, अस्थमेटिक पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके टेस्ट करेंगे। ये इनका गोल है फेज 2 का, कि यहां पर क्या इफेक्ट मिल रहा है। थेराप्यूटिक डोज देंगे, यानी जो नॉर्मल डोज है उस डोज को सिलेक्ट करेंगे इस फेज में, और लगभग 100 to 300 पेशेंट लेंगे विथ स्पेसिफिक डिजीज, यानी अगर कैंसर हुआ है तो कैंसर वाला पेशेंट तो हम सेकंड डोज से ही ले लिए। यानी जब हम फेज 2 पे आते हैं, यानी डोज 3rd पे आते हैं, फेज 3 पे, फेज 0 फर्स्ट फेज था, फेज 1 सेकंड फेज था, फेज 2 क्या है, 3rd फेज है। यानी फेज 2 में जब हम आते हैं, यानी कि 3rd फेज पे जब हम आते हैं, नाम अलग है, कंफ्यूज मत होना। तो फेज 2 पे जब हम आते हैं तो यहां पर हमें अगर मान के चलो एंटी एस्थमेटिक का कोई मेडिसिन हमने बनाया है, तो उसमें अस्थमा के पेशेंट लेंगे। अगर टीबी, एंटी टीबी ड्रग हमने लिया है तो टीबी वाला पेशेंट सिलेक्ट करेंगे वॉलंटियर। अगर हम एंटी लेप्रेसी ड्रग बना रहे हैं तो लेप्रेटिक वाला पेशेंट लेंगे। यानी स्पेसिफिक डिजीज, यानी जिस पार्टिकुलर डिसऑर्डर या जिस पार्टिकुलर डिजीज को ठीक करने के लिए आप मेडिसिन बनाए हो, उस मेडिसिन को ही आपको क्या करना है स्टूडेंट, उस पेशेंट को ही आपको, यानी उस स्पेसिफिक पेशेंट को, यानी जिसको ये डिसऑर्डर या डिजीज हो चुका है, उस पेशेंट को ही हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यूज करेंगे इस केस में। कब, जब हम फेज 2 में आएंगे। और लगभग वॉलंटियर कितना चाहिए, 100 to 300। तो याद रखेंगे पहले, यानी फेज 0 में वॉलंटियर 10 हेल्दी था, सेकंड में यानी फेज 1 में 20 to 100 था जिसमें हेल्दी था, लेकिन कैंसर के केस में कैंसर वाला मिलना चाहिए। और 3rd में लगभग हम 100 to 300 पेशेंट सिलेक्ट किए हैं, यानी जो डिसऑर्डर, जिस डिजीज के लिए हम दवाई बना रहे हैं, मेडिसिन इन्वेंशन किए हैं, उसी का पेशेंट होना चाहिए। अब आते हैं फेज 3 में। फेज 3 में क्या है, तो टेस्टिंग ऑन पेशेंट टू एक्सेस एफिकेसी, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। इसमें बेसिकली हम सेफ्टी, उनके इफेक्टिव यानी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना ड्रग इंपैक्ट कर रहा है, थेराप्यूटिकल एफिकेसी क्या है, ये हम चेक करते हैं। थेराप्यूटिक डोज ही यूज करते हैं, यानी जो डोज डिसाइड हुआ है वही डोज यूज करेंगे। इसमें लगभग क्या हो गया, पेशेंट ही लेंगे, लेकिन कितना लेंगे, 300 to 3000 ऑफ डाइवर्स सब ग्रुप। डाइवर्स सब ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैं अभी भोपाल में हूं, मैं कहां चला गया, लद्दाख, मैं कहां चला गया भाई, तो हमारे पृथ्वी के स्वर्ग, भारत के स्वर्ग जम्मू कश्मीर, वहां पे टेम्परेचर माइनस में है। हम कहां पे चले गए, शिमला में चले गए, वहां पे टेम्परेचर माइनस में। अब भोपाल से हम मेडिसिन लेकर के गए हैं और टेम्परेचर वहां पे माइनस हो गया, तो क्या वहां पे अलग मेडिसिन जाएगी,
नहीं जाएगी ना भाई, यही मेडिसिन तो लोग कहीं से कहीं लेकर के चले जाएंगे। तो यानी डाइवर्स फेज में, अलग अलग फेज में अलग अलग जोन बनाया जाता है। ICH जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे इंडिया में है। ICH इसका एकदम से मेरे माइंड से वो इसका फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन ऐसा करके इसका एक ये है फुल फॉर्म है, सडन मेरे माइंड से वो चला गया है। तो ICH बेसिकली क्या है, वो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग जोन में डिवाइड करता है। तो उस जोन में, अलग अलग जोन में जाकर के हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं अलग अलग पीपल्स के ऊपर, अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग डाइवर्सिटी में हम क्या करते हैं, अलग अलग एरिया में जाकर के हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये हम कब करते हैं, जब हम फेज 3rd में आ जाते हैं। और लगभग पेशेंट कितना सिलेक्ट किया गया, 300 to 3000 पेशेंट है, ठीक है। यानी फेज 0 में हेल्दी, फेज 1 में हेल्दी, फेज 2 में अनहेल्दी यानी पेशेंट, फेज 3 में भी अनहेल्दी यानी कि पेशेंट हम लेंगे, ठीक है। अब आते हैं फेज 4, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, यानी ड्रग लॉन्च हो गया, सब कुछ आ गया। अब बाद में जो इफेक्ट आता है, फार्माकोविजिलेंस जिसको हम कहते हैं, यानी मान के चलिए हमने मेडिसिन खा ली जी, अब हमें वो मेडिसिन का बैड इफेक्ट मिल रहा है, तो हम जाकर के फोन लगाते हैं या उनसे कंसर्न करते हैं कि भैया पार्टिकुलर उस कंपनी को कि भैया हम इस मेडिसिन को खाए हैं भाई साहब और हमें ये इफेक्ट देखने को मिला है। तो वो होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, यानी बाद में इंपैक्ट आना, फिजिशियन से आकर के, यानी डॉक्टर्स जैसे मान के चलो किसी को पेशेंट को दे दिया वो मेडिसिन, तो अगले 10 दिन के बाद पेशेंट आता तो डॉक्टर पूछता है कि क्या क्या हुआ था आपका, ये पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में। फिर वो MR को बताता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या तो क्लिनिकल ट्रायल्स वाले को बताते हैं कि भैया आपके मेडिसिन खाने से ये इंपैक्ट आए हैं, तो वो आगे जाकर के क्या होता है, उन चीजों को सुधार किया जाता है। तो ये आपका क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, थेराप्यूटिक डोज में ही है। ADR रिपोर्टिंग पेशेंट, यानी कि जो है पेशेंट को रिपोर्ट करता है, यानी कि जैसे एक कॉल सेंटर टाइप का होता है। इंडिया में बहुत कम है, ये चीजें बहुत कम देखने को मिला है, यानी फार्माकोविजिलेंस बहुत कम है, लेकिन जॉब्स इंडिया में बहुत हैं, क्योंकि हम अब्रॉड यानी विदेशों में अपनी मेडिसिन को सप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाना होता है, यानी कि वहां के लोग बहुत अवेयर होते हैं, फॉरेन वाले लोग, और वो क्या करते हैं, कॉल्स लगाते हैं या तो ईमेल सेंड करते हैं कि आपके मेडिसिन लेने से हमें ये प्रॉब्लम हुई है। तो उस पे क्या होता है, बाद में कंपनी क्या करती है, उन चीजों को सुधार करती है। तो ये आपका क्या था जी, क्लिनिकल ट्रायल्स का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग GDC E ट्यूटर।